Hello students, welcome to my YouTube channel Study Ronika Way. Students, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज़ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? It states that every body in the universe attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Means यूनिवर्स में प्रत्येक बॉडी क्या करती है, एक दूसरी बॉडी पर एक अट्रैक्टिव फोर्स क्या करती है, लगाती है, अप्लाई करती है, ठीक है। और यह फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। मीन्स सपोज मेरे पास यहाँ पे दो बॉडी है। फर्स्ट जो ये बॉडी है ये ए है और दूसरी बॉडी यहाँ पे बी है, ठीक है। फर्स्ट बॉडी ए का जो मास है वो m1 है और दूसरी बॉडी का मास है m2, ठीक है। अब इन दोनों बॉडी के बीच की डिस्टेंस कितनी है r और इन दोनों पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है वो है F, ठीक है। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यही बोलता है कि दो बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के, ठीक है। तो दूसरे शब्दों में हम पढ़ लेते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के लिए दो चीज़ों का टच होना जरूरी नहीं है, मतलब दो चीज़ों का कांटेक्ट में होना जरूरी नहीं है। मतलब मेरे पास जैसे ये पेन है सपोज, ठीक है, पेन है और मैं जरूरी नहीं है मैं इसको अर्थ के कांटेक्ट में रखूं तभी इस पे फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। मैं इसको अर्थ से दूर भी रख सकती हूँ, कहीं भी रख सकती हूँ, तो भी क्या होगा, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, अप्लाई होगा, ठीक है। फिर है इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इसका नेचर कैसा होता है? इसका नेचर हमेशा अट्रैक्टिव होता है। नेक्स्ट है हमारे पास डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द मासेस एंड इनवर्सली ऑन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्टली ऑन द मासेस एंड इनवर्सली ऑन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, मतलब उसकी मासेस पर और उसके डिस्टेंस के स्क्वायर पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, डिपेंड होता है, ठीक है। अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, सपोज यहाँ पे क्या, मेरे पास टू बॉडीज है, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, मेरे पास टू बॉडीज है। फर्स्ट बॉडीज का मास m1 है, सेकंड बॉडीज का मास है m2, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है r और इन दोनों पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है वो है F, ठीक है। अब जो मेरे पास फर्स्ट है जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसके स्टेट्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट जो हमारे पास इक्वेशन बन रही है क्या है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस, मीन्स m1 एंड m2 की, मतलब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2, ठीक है। सेकंड क्या हमारे पास कि जो फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1/r² की। 1/r² मतलब जो हमारे पास दो मासेस था उनके बीच का जो डिस्टेंस था उसके स्क्वायर की, ठीक है। अब क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास आ गई, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है। अब इन दोनों जो इक्वेशंस है इन दोनों को मैं क्या कर लेती हूँ, कंबाइन करूंगी। कंबाइन करके मेरे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन आती है वो क्या आती है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r²। या मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, जब भी ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन को क्या करते हैं हम हटाते हैं तो हमेशा यहाँ पे क्या लगता है, इक्वल टू लगता है, और इक्वल टू के साथ क्या लगता है, एक कांस्टेंट लगता है, ठीक है। तो मेरे पास अब जो नेक्स्ट आ गया, जो मेन इक्वेशंस आ गई वो क्या आ गई, F इज इक्वल टू G, कैपिटल G m1 m2 अपॉन r²। F क्या है यहाँ पे, F क्या है यहाँ पे,
एफ है एक फोर्स है यहाँ पे, ठीक है, और जो जी है यहाँ पे कैपिटल जी, इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m1 हो गया मास ऑफ बॉडी 1, m2 हो गया मास ऑफ बॉडी 2, एंड जो r है स्मॉल r, ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ द मासेस, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है जो ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। अगर कोई भी कैपिटल जी की वैल्यू पूछेगा तो क्या बोलेंगे, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। अब जो ये पीछे से वैल्यू तो ये होती है, ठीक है। अब जो पीछे से यूनिट है इसकी, ये कहाँ से आई, इसको फाइंड करेंगे हम। जो कैपिटल जी की यूनिट है, ऐसा यूनिट, इसको हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा F इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो मैं इसको लिख देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले F इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये पहले ही हम जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल होता है उसमें पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। तो ये फर्स्ट मेरे पास आ गया। फिर सेकंड है जो ये F क्या है यहाँ पे, अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, F है हमारे पास फोर्स। जो कैपिटल जी है ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 और m2 है प्रोडक्ट ऑफ मासेस, और आर स्क्वायर है डिस्टेंस, ठीक है। तो जो ये फोर्स है इसकी यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और कांस्टेंट तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। कैपिटल जी जो कांस्टेंट है उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। और जो मासेस है प्रोडक्ट ऑफ मासेस, मासेस की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, ठीक है। तो m1 का भी हो गया किलोग्राम और m2 का भी हो गया किलोग्राम अपॉन r। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो r स्क्वायर है, डिस्टेंस स्क्वायर की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगी, सपोज यहाँ पे 1 मान लो, ठीक है। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या होगा, न्यूटन, और ये मीटर स्क्वायर यहाँ अपॉन में था तो इधर जाएगा तो n के साथ जाएगा तो मल्टीप्लाई में चले जाएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल जी यहीं रहेगा, और जो ये किलोग्राम स्क्वायर है ये इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। किलोग्राम स्क्वायर मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, बाकी कुछ नहीं। तो हमारे पास हमको पता चल गया है कि जो कैपिटल जी है उसकी जो यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ये कहाँ से आया है, ठीक है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।